आज हमारे समाज में कई घटनाएं घटित होते दिख जाती हैं, जिसमें पारिवारिक कलह से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस विषय से संबंधित कहानी आपने चीखों में दबता एक घर का पार्ट 1 को सुन चुके हैं। अब पार्ट 2 आपके बीच प्रस्तुत है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं सुना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक मौजूद है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। रमेश दूसरे कमरे में तेज आवाज में टीवी देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात के 2 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क ने माहौल को और डरावना बना दिया था। पुरानी घर की छत से पानी टपक रहा था, टप टप टप। सीमा अमन के पास लेटी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि अमन का शरीर आग की तरह तप रहा है। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और सिहर गई। अमन तेज बुखार में बड़बड़ा रहा था। नहीं पापा, मत मारो, मैं पढ़ूंगा, मैं पूरे नंबर लाऊंगा। सीमा रमेश के कमरे की ओर भागी। वो गहरी नींद में सो रहा था। सीमा ने उसे झकझोरा। रमेश, उठिए, अमन को बहुत तेज बुखार है, वो होश में नहीं है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रमेश ने नींद भरी आंखों से देखा और झुंझलाकर कहा, सोने दो सीमा, मामूली बुखार होगा, सुबह देखेंगे। नहीं रमेश, उसका शरीर आग बना हुआ है, उसे झटका लग सकता है, प्लीज उठिए। रमेश चिल्लाया, कहा ना सुबह देखेंगे, ये सब तुम्हारे लाड का नतीजा है। दिन भर रोता रहा है, इसलिए बुखार आ गया होगा। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, ड्रामा बंद करो और जाकर सो जाओ। सीमा उस रात नहीं सोई। वो पूरी रात अंधेरे में बैठकर अमन के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां बदलती रही। वो रो रही थी, पर बिना आवाज के। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके बच्चे को कुछ न हो। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, अमन का शरीर पीला पड़ चुका था और वो पूरी तरह बेहोश था। जब रमेश सोकर उठा और उसने अमन की हालत देखी तो उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ा डर दिखाई दिया। वे उसे लेकर अस्पताल भागे। सफ़ेद दीवारों वाले उस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अमन को ले जाया गया। रमेश बाहर गलियारे में खड़ा था। डॉक्टर बाहर आए, उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने रमेश की ओर देखा और बहुत धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, मिस्टर रमेश, बच्चे को निमोनिया या संक्रमण नहीं है। उसका शरीर इस बुखार को झेल सकता था, लेकिन उसका दिमाग हार मान चुका है। वो अंदर से टूट रहा है। अगर उसे मानसिक सुकून नहीं मिला तो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। आप घर में ऐसा क्या करते हैं कि एक 10 साल का बच्चा जीने की इच्छा खो रहा है? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो अस्पताल की उस ठंडी बेजान दीवार को देखता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ की गूंज ने उसके अपने ही बेटे की धड़कनें कम कर दी है। अस्पताल की उन सफ़ेद गलियारों में फिनाइल की गंध और मशीनों की बीप बीप के बीच रमेश पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वो बेंच पर बैठा था। उसके हाथ आपस में गुंथे हुए थे। सामने वाले वार्ड के कांच से वो देख सकता था कि अमन के छोटे से हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उसकी सांसें बहुत उथली थीं। सीमा वार्ड के अंदर अमन के सिरहाने बैठी थी। उसने रमेश की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उस खामोशी में रमेश को अपनी ही चीखें सुनाई दे रही थी। डरपोक बना दिया है इसे। तुम्हारे हाथ में कुछ ढंग से होता भी है? वो हर शब्द जो उसने कभी गुस्से में फेंका था, अब कांच के टुकड़ों की तरह उसके अपने ही सीने में चुभ रहा था। तभी रमेश का फोन बजा। उसके मैनेजर का फोन था। रमेश, तुम आज फिर ऑफिस नहीं आए। पिछले 3 महीनों से तुम्हारा परफॉर्मेंस गिर रहा है। क्लाइंट्स की शिकायतें आ रही हैं कि तुम उन पर चिल्लाते हो। कंपनी इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। रमेश का अहंकार, जिसकी बुनियाद पर वो घर में तांडव करता था, एक पल में ढह गया। उसे लगा जैसे कुदरत ने उसका आईना उसके सामने रख दिया हो। जिस पद और पैसे के घमंड में वो अपनों को कुचलता था, वही उसे छोड़ चुके थे। घर लौटने पर माहौल और भी डरावना था। अमन अस्पताल में था और घर में सिर्फ रमेश और पायल थे। घर की दीवारें अब काट खाने को दौड़ती थी। रमेश ने रसोई में जाकर पानी पीना चाहा, पर उसे वो टूटा हुआ गिलास याद आ गया जो उसने कल रात फेंका था। उसने पायल को देखा, जो कोने में अपनी फटी हुई गुड़िया को सीने से लगाकर बैठी थी। पायल, बेटा इधर आओ, रमेश ने बहुत धीमी आवाज में कहा। पायल झटके से कांपी और दीवार से और चिपक गई। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो एक बेटी की आंखों में पिता के लिए होना चाहिए। वहां सिर्फ दहशत थी। रमेश का कलेजा फट गया। वो समझ गया कि उसने अपने ही घर को शमशान बना दिया है, जहां लोग जिंदा तो हैं पर रूहें मर चुकी हैं। 3 दिन बाद अमन अस्पताल से घर आया। वो चल पा रहा था पर बोल नहीं रहा था। उसकी आवाज़ कहीं खो गई थी। रमेश ने अमन के पास जाने की कोशिश की,
उसे छूना चाहा, पर अमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सीमा ने उस रात अपना पुराना ट्रंक निकाला। उसने एक एक करके कपड़े समेटना शुरू किया। रमेश कमरे में आया और उसे देखते ही सहम गया। सीमा, ये क्या कर रही हो? देखो, मेरी नौकरी चली गई है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सीमा रुकी। उसने रमेश की आंखों में देखा। उन आंखों में अब आंसू नहीं, एक भयानक स्थिरता थी। तुम्हारी नौकरी गई है रमेश, मेरा संसार उजड़ गया है। तुम परेशान हो क्योंकि अब तुम्हारे पास चिल्लाने की ताकत नहीं बची। लेकिन मेरे बच्चे, उनका बचपन तो तुमने बहुत पहले ही छीन लिया था। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मुझे अपने बच्चों को लाश नहीं बनने देना। रमेश ने बहुत मिन्नतें की। मैं बदल जाऊंगा सीमा, एक मौका दो। सीमा ने कड़वाहट से कहा। हर बार तुमने यही कहा और हर बार तुमने और जोर से थप्पड़ मारा। अब और नहीं। सीमा ने अमन का हाथ पकड़ा और पायल को गोद में उठाया। उस रात के अंधेरे में वो घर से निकल पड़ी। रमेश दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। जिस घर को वो मेरा घर कहता था, आज वो सिर्फ एक ईंटों का ढांचा रह गया था। मायके पहुंचकर सीमा की मां ने जब बच्चों की हालत देखी तो उनकी रूह कांप गई। अमन घंटों तक एक ही जगह बैठा रहता और पायल जरा सी आवाज होने पर सीमा के पीछे छिप जाती। वहां के शांत माहौल में भी उन्हें लगता कि कहीं से पापा की आवाज आएगी और सब कुछ बिखर जाएगा। सीमा की मां ने एक दिन कहा, बेटी, घाव शरीर पर होते तो भर जाते, पर ये तो इनकी रूह पर लगे हैं। सीमा ने ठान लिया था कि वो अब दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसने पास के एक स्कूल में सिलाई का काम और बच्चों की ट्यूशन लेना शुरू किया। धीरे धीरे अमन के चेहरे पर रंग लौटने लगा। 1 महीने बाद पहली बार अमन ने खिलखिलाकर हंसा जब उसने एक तितली को देखा। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर रमेश का जीवन नर्क बन चुका था। घर के हर कोने में उसे सीमा की मेहनत और बच्चों की मासूमियत याद आती। वो रसोई में जाता तो उसे आटा गूंथती सीमा दिखती। हॉल में जाता तो अमन की किताबें बिखरी मिलती। सन्नाटा उसे डराने लगा था। उसने शराब का सहारा लेना चाहा, पर जैसे ही वो बोतल उठाता उसे अमन का वो थप्पड़ वाला चेहरा याद आ जाता। उसने खुद से सवाल किया कि मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या मेरे पिता भी ऐसे ही थे? उसे याद आया कि उसका बचपन भी ऐसी ही चीखों के बीच बीता था। वो वही बन गया था जिससे उसे नफरत थी। एक दिन वो एक काउंसलिंग सेंटर गया। वहां उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो फूट फूट कर रोया। डॉक्टर ने उसे बताया, रमेश, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी अपनी नाकामियों का नतीजा है। तुमने अपनों को अपनी संपत्ति समझा, इंसान नहीं। रमेश ने कसम खाई कि वो खुद को ठीक करेगा। उसने थेरेपी लेना शुरू किया। उसने गुस्सा मैनेज करने की दवाइयां ली। वो हर रोज मंदिर जाता और घंटों बैठा रहता। उसने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली। तनख्वाह कम थी, पर वहां उसे अपनी आवाज को शांत रखना सीखना था। 6 महीने बीत गए। रमेश ने सीमा को फोन किया। सीमा, मैं तुम्हें वापस आने को नहीं कहूंगा। मैं बस बच्चों को एक बार देखना चाहता हूँ। मैं बदल रहा हूँ, सच में। सीमा ने बहुत सोचने के बाद उसे पार्क में मिलने की इजाजत दी।